साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके समक्ष इंटर की मैथ पढ़ाने वाला हूं और इंटर की मैथ में जो पहला लेसन है संबंध एवं फलन, उसको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, संबंध और फलन ये जो पूरा चैप्टर है वो फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर के ऊपर डिपेंड होता है जिसका नाम समुच्चय है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले समुच्चय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर समुच्चय के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आप ये पूरा चैप्टर आसानी से कवर कर पाओगे। तो आज मैं आपको समुच्चय नामक चैप्टर जो है रिकॉल कराऊंगा और उसके पश्चात हम लोग फंक्शन पर आएंगे। तो आइए समझाते हैं आपको समुच्चय होता क्या है। तो दोस्तों ये जो समुच्चय होता है, याद रखिएगा, ये जो समुच्चय होता है ये क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। दोस्तों वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। दोस्तों ये तो हुई परिभाषा, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों आपको पता होगा, जैसे सप्ताह के 7 दिनों का नाम, सप्ताह के 7 दिनों का नाम, 7 दिनों का नाम। तो मेरे भाई एक बार बताना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। एक फिक्स है, क्या है? एक फिक्स है और इसकी एक निश्चित क्या है? परिभाषा है। तभी तो इसको रखा गया कि हाँ भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से दिन होते हैं? तो आप सभी को पता होगा, सोमवार और फिर क्या होता है? मंगलवार। क्या होता है दोस्तों? मंगलवार। फिर इसी क्रम में बुधवार, क्या आता है? बुधवार। फिर इसके बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार। क्या आता है दोस्तों? बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार के बाद आपका आता है शुक्रवार। क्या आता है दोस्तों? शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद शनिवार। क्या आता है? शनिवार। और शनिवार के बाद आता है रविवार। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ये परिभाषा बनी। सप्ताह में 7 दिन, और 7 दिन कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार। ये क्या होते हैं? आपके 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों को अगर हमको समुच्चय के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो इसको लिखने के लिए हमेशा मंझले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं? मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं। और इन्हें जो ये लिखे हुए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इनको बोलते हैं अवयव। अवयव को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। अब इसके अंदर अगर हम लोग लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा सोमवार, क्या लिखा दोस्तों? सोमवार। तो अगला एलिमेंट्स लिखने से पहले आपको कामा का यूज करना है और यहाँ पर आपको फिर अगला टर्म लिख देना है जिसका नाम है मंगलवार। और मंगलवार लिखने के बाद फिर कामा लगा देना है। बुधवार, क्या लगा देना दोस्तों? क्या लिख देना है? बुधवार। फिर क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार के बाद आपका आ जाता है शुक्रवार। क्या आ जाएगा दोस्तों? शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद शनिवार। शनिवार के बाद आपका आएगा रविवार। तो ये जो हमने ये जो तरीके से लिखा, तो ये पूरा चीज़ क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। इसी तरीके से एक अगले एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसकी एक निश्चित डेफिनेशन है, निश्चित परिभाषा है। तो आप सभी को पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं। अगर इसको सेट थ्योरी यानी समुच्चय के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं प्यारे साथियों? तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर यहाँ पर लिख लेना है। 1 2 3
4, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर इसको समुच्चय फॉर्म में लिखेंगे प्यारे साथियों तो कैसे लिखते हैं, तो हमने कहा कि इसको समुच्चय फॉर्म में लिखना है तो मंझले ब्रैकेट का यूज करते हैं, और मंझले ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हम गिनती लिख देंगे, यानी पहला एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके पहले एलिमेंट्स के बाद अगला एलिमेंट्स जैसे ही लिखने चलेंगे तो उससे पहले कामा का यूज करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, ऐसे करके दोस्तों कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये क्रम क्या कहलाएगा दोस्तों, समुच्चय कहलाएगा। अब यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, तो थोड़ा सा इसे रब कर देते हैं, और रब करने के बाद आपको समुच्चय के प्रकार बताते हैं। दोस्तों ये अगर आप समुच्चय के प्रकार जान गए, समुच्चय होता क्या है ये जान गए, तो संबंध एवं फलन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों समुच्चय के प्रकार के बारे में, समुच्चय के प्रकार। दोस्तों आज मेरी पूरी चर्चा समुच्चय पर रहेगी, और हाँ पूरा समुच्चय नहीं पढ़ाएंगे, समुच्चय उतना ही पढ़ना है आपको जितना संबंध और फलन में यूज होने वाला है। तो समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार में पहला समुच्चय आ जाता है रिक्त समुच्चय। क्या आ जाता है, रिक्त समुच्चय। दोस्तों आपको नाम से ही पता होगा, यहाँ पर एक शब्द आ चुका है रिक्त। रिक्त का मतलब होता है खाली। क्या होता है दोस्तों, खाली। तो यानी यहाँ पर एक ऐसा समुच्चय मिलेगा जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, खाली होगी, यानी रिक्त होगी। तो ऐसा समुच्चय दोस्तों क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी समुच्चय होगा उसके बीच में कोई एलिमेंट्स ना आए, कोई तत्व ना आए दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। किसके श्रेणी में आएगा, रिक्त समुच्चय के श्रेणी में आएगा। और रिक्त समुच्चय को दोस्तों फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई रिक्त समुच्चय बता दो, तो आपको कहना है ऐसा समुच्चय जिसके बीच में एक भी एलिमेंट्स ना हो, वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। और इसी के बाद आ जाता है दूसरा, जिसे कहते हैं एकल समुच्चय। क्या कहते हैं दोस्तों, एकल समुच्चय। क्या कहते हैं, एकल समुच्चय। दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर एकल, एकल का मतलब एक, एकल का मतलब एक। तो दोस्तों यहाँ पर आप परिभाषा आसानी से बना सकते हो, ऐसा समुच्चय जिसका केवल एक एलिमेंट्स, एक तत्व हो, वो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीज़ों को जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने एक एग्जाम्पल लिखा, ये एक सेट ए है और ए में एक एलिमेंट्स स्मॉल ए, तो ये क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल लूँ, एक सेट बी ले लेता हूँ, और बी में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने केवल एक एलिमेंट्स का यूज किया है, तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, एकल समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने एकल समुच्चय के बारे में समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ पूरी परिभाषा। ऐसा समुच्चय जिनके बीच में केवल एक एलिमेंट्स उपस्थित हो दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, परिमित समुच्चय। क्या, परिमित समुच्चय। दोस्तों परिमित समुच्चय, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, परिमित यानी एक लिमिट में, अवयवों की संख्या क्या हो, लिमिट में हो, यानी निश्चित हो, तो वो क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। इसका मतलब अगर मैं कोई यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ ए, तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, 3 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पर जो ये सेट लिया है, इसमें अवयवों की संख्या फिक्स कर दी है। अर्थात अगर अवयवों की संख्या की बात करें, एलिमेंट्स की संख्या की बात करें, तो 4 एलिमेंट्स हैं, यानी एक निश्चित संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, परिमित समुच्चय होगा। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे सेट की बात करूँ, तो यहाँ पर जैसे ए बी सी और डी,
तो यहाँ पर क्या है भाई, डी के बाद कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक लिमिट में क्या है भाई, एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। और इसी क्रम में दोस्तों आ जाता है अपरिमित समुच्चय। क्या आ जाता है, अपरिमित समुच्चय। क्या आ जाता है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित का मतलब क्या है, जिसकी कोई सीमा न हो, यानी असंख्य एलिमेंट्स। असंख्य एलिमेंट्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर एक सेट उठाता हूँ, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक चला जाए, इनफाइनाइट तक जाए, यानी इस रुकने का नाम ही ना ले, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सेट बी की बात करूँ और इसके बाद ए बी सी डी ऐसे करके ये कहाँ तक जाए दोस्तों, इनफाइनाइट तक, यानी आप ये सोच रहे होंगे जेड तक, तो दोस्तों ये जेड पर ना रुके, मतलब जेड के आगे भी ये कुछ ना कुछ आता रहे, तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब अपरिमित समुच्चय क्या होता है, एक शब्द में बोले तो आप ये कह सकते हैं जो कहीं पर भी ना रुके, यानी अनंत हो, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या अनंत हो, वो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। आई होप कि अपरिमित आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जानते हैं सम समुच्चय या समान समुच्चय। तो नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, सम या समान समुच्चय, सम या समान समुच्चय, सम या समान समुच्चय। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, सम या समान समुच्चय होता क्या है। दोस्तों अगर मैं सेट ए लूँ, सेट ए में ए बी सी और डी एलिमेंट्स लूँ, और इसी प्रकार से सेट बी में एलिमेंट्स ए बी सी और डी, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स सेट बी में हैं, और वही एलिमेंट्स जो सेट ए में रखे गए हैं वही एलिमेंट्स सेट बी में आ रहे हैं। तो ऐसे समुच्चय को दोस्तों सम या समान समुच्चय कहते हैं, यानी इसका मतलब जो सेट ए में आ रहा होगा वही सेट बी में आ रहा होगा, तो इस तरीके के समुच्चय को दोस्तों समान समुच्चय कहते हैं। अब इसी तरीके से एक आ जाता है समुच्चयों की समानता। दोस्तों एक और बचता है समुच्चयों की समानता। समुच्चयों की समानता, दोस्तों ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये समुच्चय की तरीके से ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा अंतर आ जाता है दोस्तों, समुच्चयों की समानता। तो इसका मतलब अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बात करूं, तो यहाँ पर सेट ए की बात करूं, तो सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिया ए बी सी और डी, और सेट बी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने ले लिया ई एफ जी एच। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए बराबर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में अगर बराबर होते हैं तो ऐसे समुच्चयों को दोस्तों क्या कहते हैं, समुच्चयों की समानता कहते हैं। इसका मतलब अगर सेट में जितने एलिमेंट्स हों उतने ही एलिमेंट्स सेट बी में हों, तो ऐसे समुच्चयों को समुच्चयों की समानता कहते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं उप समुच्चय की। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, उप समुच्चय। उप समुच्चय, उप समुच्चय होता क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी परिभाषा मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आपको बताने का प्रयास करता हूँ भाइयों। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने सेट ए ले लिया, ए बी सी और डी, और इसी प्रकार से मैंने सेट बी ले लिया, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके मैंने सेट बी ले लिया। तो ये उप समुच्चय कब कहलाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेट के जितने एलिमेंट्स हैं अगर सेट बी में उपस्थित हों, किसमें, सेट बी में उपस्थित हों, तो ए जो है उप समुच्चय होगा किसका, बी का।
किसका होगा? बी का। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी की तरह दिखने वाले सिंबल का यूज करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने सेट ए लिया, यहाँ पर 1 2 3 4 और ऐसे ही सेट बी ले लिया, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैंने सेट बी ले लिया। तो आप ये देखेंगे कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी में उपस्थित हैं। किसमें? सेट बी में उपस्थित हैं। तो ए क्या कहलाएगा? बी का उप समुच्चय कहलाएगा। इसे लिखेंगे कैसे? ए उप समुच्चय बी। दोस्तों आई होप कि ये बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। तो अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे संबंध एवं फलन के बारे में। संबंध और फलन में आपका कार्तीय गुणन क्या होता है, आपका कार्तीय गुणन क्या होता है और क्रमित युग्म क्या होता है। कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म और इसके बाद परिसर क्या है, प्रांत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तत्समक संबंध क्या है, इस तरीके के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।